मैट्रिमोनियल डिस्प्यूट का एक पैकेज होता है। दहेज का मुकदमा होगा, मेंटेनेंस का मुकदमा होगा, क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट का मुकदमा होगा, उसी में डोमेस्टिक वायलेंस का केस। डोमेस्टिक वायलेंस सिर्फ मारने पीटने को ही कहते हैं? गलत तरीके से देख लेना भी डोमेस्टिक वायलेंस है। हस्बैंड वाइफ ही एक दूसरे को गलत तरीके से कैसे देख लेंगे? जब लड़ाई होती है तो बहुत तरीके गलत हो जाते हैं। एंड सेम वाइस वर्सा फॉर मेल एज वेल। नहीं, डोमेस्टिक वायलेंस का केस पतियों के लिए तो नहीं है। क्या लॉज वुमेन के लिए बायस है? लॉज की इम्प्लीमेंटेशन बायस्ड है। पति की प्रॉपर्टी में वाइफ का कुछ शेयर होता है? अभी तक नहीं है। व्हाट आर यू सेइंग? नहीं, हमारे यहाँ जो बढ़ोतरी हुई है वो मैक्सिमम बढ़ोतरी मैट्रिमोनियल डिस्प्यूट्स में हुई है इन द लास्ट 20 इयर्स। पैसा नहीं देने की लड़ाई, पैसा लेने की लड़ाई। क्या आपको ये मालूम है कि पति भी अपनी पत्नी से मेंटेनेंस मांग सकता है? मेरे पास एक व्यक्ति आए, 172 मुकदमे हो गए। पति ने इस बात के ऊपर पत्नी पर तलाक किया, ये दाल में आलू डाल देती है। ओह माय गॉड। अगर आज आपके घर में कोई प्रॉपर्टी डिस्प्यूट हो जाता है तो क्या आप जानते हैं कि इस केस को कितने साल लग सकते हैं सॉल्व होने में? लगभग 13 साल से भी ज्यादा ऑन एन एवरेज। इंडियन कोर्ट्स में लगभग 4 करोड़ से ज्यादा केसेस आज पेंडिंग है। To discuss this, we have today in our studio Atul Pundir, who is a very senior lawyer, जो कि पिछले 25 सालों से कोर्ट्स में अपनी सर्विसेज देते आ रहे हैं। सबसे पहले मुझे बताइए कि 4 करोड़ से भी ज्यादा केसेस हैं। मुझे तो ये सुन के बहुत ही शॉक लग रहा है। प्राइमरी प्रॉब्लम आई वुड से हमारी पॉपुलेशन। We are too many. हाँ, इतने सारे हैं तो इतनी सारी समस्याएं भी होंगी। पर पर्सन जुडिशियल ऑफिसर्स एलोकेशन काफी कम है हिंदुस्तान में कंपेयर टू अदर वेस्टर्न कंट्रीज। इसके अलावा हमारा जो जुडिशियल सिस्टम है वो थोड़ा स्लो मूविंग है। जो प्रोसेस है, हम लोग प्रोसेस में फंस जाते हैं। आपने सुना होगा एक बड़ी ऐसी मान्यता, ऐसी कहावत है कि जुडिशियल प्रोसेस इन इट सेल्फ इज पनिशमेंट। तो जो अंत में सजा होगी वो तो बाद की बात है। मुकदमा होने के बाद वो जो उस प्रक्रिया से गुजरना पड़ता है वो अपने आप में ही एक बड़ी सजा हो जाती है। इन माई एक्सपीरियंस अंकिता जी, आई कैन टेल यू, लॉ में समस्या नहीं है, लॉ की इम्प्लीमेंटेशन में समस्या है। ये तो हमारे देश में ऑलमोस्ट हर पॉलिसी की प्रॉब्लम है। मेरे ख्याल से शायद मंशा नहीं होगी, ऐसा ही हो सकता है। और मुझे तो ऐसा लगता है हम सभी लोग रिस्पॉन्सिबल हैं। तो मुझे ये समझने में हेल्प कीजिए कि इतने सारे जो केसेस हैं, ये सबसे ज्यादा केसेस कौन से हैं? हमारे यहाँ जो बढ़ोतरी हुई है, मैंने जो देखा वो मैक्सिमम बढ़ोतरी मैट्रिमोनियल डिस्प्यूट्स में हुई है इन द लास्ट 20 इयर्स। ओके। मैं जब वकालत में आया था तो हमारे यहाँ एक फैमिली कोर्ट थी देहरादून में। फिर उसके बाद क्या हुआ, मुकदमों की बढ़ोतरी होती गई, कोर्ट के ऊपर बर्डन बढ़ा, प्रेशर बढ़ा, तो 2 कोर्ट्स हो गई। फिर मैट्रिमोनियल डिस्प्यूट्स, पति पत्नी की लड़ाई, तलाक के मुकदमे, खर्चे के मुकदमे, बच्चों की कस्टडी के मुकदमे से संबंधित जो कोर्ट है। फिर मेरे देखते देखते अब देहरादून में 3 कोर्ट्स हैं और ऐसी बातचीत चल रही है कि साहब कम से कम 5 कोर्ट्स होनी जरूरी है। इतना बर्डन आ चुका है, इतने केसेस बढ़ गए हैं। जी, आप अगर किसी भी वक्त कुटुंब न्यायालय में आके देखें, हाँ, तो भीड़ की खचाखच को देख के आपको बहुत शौक लगेगा, अचंभित हो जाएंगे आप कि मतलब इतनी लड़ाई क्यों कर रहे हैं लोग, और क्यों कर रहे हैं लोग इतनी लड़ाई? तो सुन के मेरे ख्याल से आप शायद मुझे पर हंसेंगी। प्लीज सरप्राइज मी। मेरा ओपिनियन है ऐसा कि आई थिंक द स्टॉक मार्केट्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस। स्टॉक मार्केट्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर मैट्रिमोनियल डिस्प्यूट्स। हाँ जी। And why do you say that? मेरी नजर में 2 कारण है मैट्रिमोनियल डिस्प्यूट्स के बढ़ोतरी के, उनकी जो राइजिंग हुई है। एक स्टॉक मार्केट, एक सोशल मीडिया। स्टॉक मार्केट क्यों? क्योंकि स्टॉक मार्केट्स गवर्न करती हैं पूरी दुनिया में सेल्स को, कॉर्पोरेट्स को। मतलब स्टॉक मार्केट किसी कंपनी का प्राइस कहाँ जा रहा है, स्टॉक्स कहाँ जा रहा है, उस कंपनी की, उसका स्टेटस, उसकी वैल्यूएशन उस पर डिपेंड करती है। तो कंपनीज इन ऑर्डर टू रेज देयर स्टॉक्स, वो क्या करती है, दे इंडल्ज इनटू सेल्स। सेल्स कैसे होती है? एडवर्टाइजिंग। एडवर्टाइजिंग आपको और मुझे झूठे ख्वाब दिखाने का एक प्रक्रिया है। ठीक है, देखिए ये समस्या मैं आपसे बता रहा हूं कि पिछले 20 साल में बढ़ी है। ठीक है, 20 साल में क्या चीज बढ़ी है सबसे ज्यादा? यही बढ़ी है ना, मार्केट्स, सामान बेचना, आईफोन्स, ये वो, कॉस्मेटिक्स हो गए, कॉस्मेटिक्स। ठीक है, तो क्या है कि रियल वर्ल्ड से आपको और मेरी अपनी जो जिम्मेदारियां हैं उनसे हमको पृथक करके एक फैंटेसी वर्ल्ड में ले जाना। तो क्या हो गया है कि कॉर्पोरेट्स ने और सोशल मीडिया ऑब्वियसली वो, मतलब सोशल मीडिया वाले जो कंपनीज हैं ये तो सर्वविदित है कि साइकोलॉजिस्ट्स को हायर करते हैं दुनिया की बेस्ट
जो इस बात पर पूरा दिमाग लड़ाते हैं कि सोशल मीडिया पे क्या चले तो लोगों का दिमाग परिवर्तित हो। तो इन दोनों का अमेलगमेशन हमारे सबके जो सोच है ना उसको परिवर्तित करता है। इस सोच के परिवर्तन से क्या हो रहा है, हम ना एक इमेजिनरी वर्ल्ड में एक वर्ल्ड ऑफ कंजम्पशन एंड डिजायर में आ गए। तो आप अब की जो जनरेशन है उनको देखें, मतलब पुराने जो बुजुर्गवार हैं, जो पुराने हमारे आपके माता पिता हैं, उनके लिए डिजायर और डिमांड हमेशा पीछे होता था, ड्यूटीज पहले होती। रिस्पॉन्सिबिलिटी। अब क्या हो रहा है, अब हमारे वर्ल्ड में भी क्या हो रहा है कि अब डिजायर और डिमांड और एंटाइटलमेंट पहले है कि मुझे ये मिलना चाहिए। वो किसने भरा हमारे दिमागों में? ये सब ये मोबाइल ने भरा है। तो क्या हो गया कि क्योंकि हमारा दिमाग ऐसा सोचने लगा है एंटाइटलमेंट के बेसिस पे, तो ड्यूटीज हम करते नहीं है। जब हम ड्यूटीज नहीं करते हैं तो क्या होता है, डिस्प्यूट होती है। परिवारों में डिस्प्यूट मेरी नजर से इस वजह से ज्यादा बढ़ रही है क्योंकि हम लोगों को डिमांड बेस्ड लाइफ हो गई हमारी। बहुत सारी चीजें करनी पड़ती है, आपको एडिशनल कुछ करना पड़ेगा, एक्स्ट्रा टाइम करोगे, एक्स्ट्रा ड्यूटी करोगे, एक्स्ट्रा कुछ काम सोचोगे, तो फिर फ्रस्ट्रेशन होती है। फ्रस्ट्रेशन निकलती घर में फ्रस्ट्रेशन निकलती है, झगड़े होते हैं तो इमीडिएटली क्या है, फिर सोशल मीडिया कम्स इनटू प्ले। फिर सोशल मीडिया आपकी बातों को सुनता है, वो देख रहा है कि एक आदमी लड़ रहा है, वो लड़ क्यों रहा है, तो अब महिला लड़ रही है तो वो किस कारण से लड़ रही है, पुरुष लड़ रहा है तो किस कारण से लड़ रहा है, वो समझ के आपको ऐसी रील्स फीड करना शुरू कर देता है। फिर जब वो रील्स आप फीड उनको देखते हो, आपको लगता है कि मैं सही हूँ, वो वाला गलत है, तो आपको वो एक वैलिडेशन दे देता है। उस वैलिडेशन को आप सही मानने लग जाते हैं। सही मान के आपको लगता है कि नहीं मैं सही हूँ, फिर लड़ाई हो जाती है, फिर आप वकील के पास जाते हैं। वकील जो है वो क्या करेगा, वो आपको राय देगा, ठीक है, फिर द मैटर गोज टू कोर्ट। कोर्ट में फिर सालों साल बस ये सब कहानी चल रही है, 4 करोड़ मुकदमे। आपने एक पूरा आई थिंक साइकोलॉजी का एक पूरा पैटर्न समझ लिया है। मतलब देखिए ये मेरी एनालॉजी है एंड दिस इज बेस्ड ऑन व्हाट आई एक्सपीरियंस इन कोर्ट। मोबाइल फोन सबसे ज्यादा बड़ी समस्या मुझे लगता है परिवारों में है। अदरवाइज आप मुझे एक बात बताइए, ऐसी क्या बड़ी समस्या है जिसको सुलझाया नहीं जा सकता? देखिए जो हमारे कानून में निर्णय तक पहुंचने, मतलब शिकायत से निर्णय तक पहुंचने का जो रास्ता है, उस रास्ते की एक सड़क बनाई गई है ना, आवश्यक है। अब उस आवश्यकता के घेरे में सब उलझ जाता है। टू गिव यू एन एग्जांपल कि भाई एक आदमी ने शिकायत करी, उसकी शिकायत उसे साबित करनी पड़ेगी, साबित करने के लिए साक्ष्य, साक्ष्य के लिए साक्षी और दस्तावेज, फिर साक्षियों को बुलाना, एकजुट करना, दस्तावेजों को इकट्ठा करना, ये प्रोसेस। फिर उसके बाद दूसरे व्यक्ति को जिसके खिलाफ शिकायत की गई है उसको ये अधिकार प्रदान करना कि वो इसको चैलेंज करे कि ये सही है या गलत है। ये प्रोसेस आप अगर हटा देंगे तो जो अक्यूज्ड है उसके अधिकारों का हनन हो रहा है। फिर क्या शिकायत करने पर सजा हो जानी चाहिए? नहीं, ऐसा तो नहीं हो सकता। तो वो प्रोसेस भी नहीं हटा सकते, और प्रोसेस है तो आप और हम परेशान के साथ 4 करोड़ मुकदमे हो गए। तो समाधान क्या है फिर इसका? क्या है समाधान? वन ऑफ द बिगेस्ट रीजंस फॉर द डिले इन डिलीवरी ऑफ जस्टिस। चलिए मैं नहीं बताता, आप बताइए मुझे। 4 करोड़ में से आपको क्या लगता है झूठे मुकदमे होंगे या नहीं होंगे? बिल्कुल होंगे। आपकी नजर में कितनी परसेंटेज झूठे मुकदमे हो सकने की संभावना है? 30%। 30% मान ले, 50% मान ले, जो भी फिगर मान ले, तो क्या सबसे पहले 4 करोड़ का 30%, 1.25 करोड़ मुकदमे कम से कम इस सिस्टम से नहीं हटा देनी चाहिए झूठे? तो क्या ये पेंडेंसी इमीडिएटली नहीं खत्म हो जाएगी? क्या ये आइडेंटिफाई करना आसान है? अगर ये इतना ही आसान था तो निर्णय से पहले ये कैसे निर्णय हो जाएगा कि ये मुकदमा झूठा है? सबसे इंपॉर्टेंट, हमारे कानून में परजरी का प्रावधान है। परजरी क्या है? देखिए क्या होता है, जब हम साक्ष्य देते हैं कोर्ट में तो हम ऑन ओथ देते हैं। एक स्टेटमेंट देना और एक ऑन ओथ स्टेटमेंट देना, ये दोनों फर्क चीजें हैं। तो कोर्ट की प्रक्रिया का एक अहम हिस्सा यह है कि कोई भी स्टेटमेंट आपको कोर्ट में साक्ष्य से संबंधित ऑन ओथ देनी पड़ती है, माने कि कसम खा के। आपने पिक्चरों में देखा होगा कि मैं गीता पे हाथ रख के कसम खाता हूं, तो कोई स्टेटमेंट शुरू होने करने से पहले कसम खानी पड़ती है। ठीक है, कसम खाने का जो लीगल लॉजिक है वो ये है कि आप इस बात को सुनिश्चित कर रहे हैं कोर्ट के सामने कि इस न्यायिक प्रक्रिया में मैं झूठ नहीं कहूंगा। लेट अस से फॉर एग्जाम्पल एक डाउरी के मुकदमे में अगर 2 साल की सजा है
उसी मुकदमे में अगर एक गवाह खड़ा होकर झूठ बोल रहा है तो 10 साल की सजा हो सकती है। अच्छा। तो आप मुझे बताइए कि जो आदमी झूठा मुकदमे में झूठा बयान दे रहा है, हाँ। उसको ज्यादा डर होना चाहिए या जिसके खिलाफ डाउरी का मुकदमा हुआ है उसे डर होना चाहिए? झूठा बयान देना या झूठी शिकायत करने का जो डर है वो नहीं है। मैंने तो शायद मुश्किल ही सुना होगा कि झूठे बयान देने पे किसी को सजा हो गई। यही तो मैं कह रहा हूं आपसे कि वो जो परजरी का ऑफेंस जो इतना सिवियर और स्ट्रांग है, जिसकी पनिशमेंट कोडिफाइड है, किताबों में लिखी हुई है, न्यायिक किताबों में, अगर हम उसको स्ट्रांगली इंप्लीमेंट कर दें तो क्या नहीं लगता आपको कि अधिकांश मुकदमे लोग जिन्होंने जो जानते हैं कि झूठा है वो वापस नहीं ले लेंगे? So, अभी आप अपनी प्रैक्टिस में किस तरह के केसेस, आपने बोला कि मैट्रिमोनियल केसेस ज्यादा देखते हैं, बट किस तरह के प्रॉब्लम्स देखते हैं इन डिस्प्यूट्स में? देखिए, देहरादून की अगर हम बात करें, देहरादून में मैक्सिमम जो लिटिगेशन है वो 3 किस्म की लिटिगेशन है इन माय एक्सपीरियंस। वन इज मैट्रिमोनियल डिस्प्यूट्स, सेकंड इज चेक बाउंसिंग मैटर्स। ओके। बहुत है, एनआई एक्ट, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स एक्ट बोलते हैं उसको। तो चेक डिसऑनर के केसेस बहुत है, बहुत है, ऑल ओवर इंडिया बहुत है। मतलब ये 4 करोड़ की जो संख्या है इसमें बहुत प्रगाढ़ संख्या चेक बाउंसिंग के केसेस की है। और तीसरा प्रॉपर्टी डिस्प्यूट्स। सो एक एक करके इनको कवर करते हैं। सबसे पहले आपने बोला कि मैट्रिमोनियल डिस्प्यूट्स है, तो आई वुड लाइक टू गो ऑन दैट। किस तरह की प्रॉब्लम्स आती हैं आपके प्रैक्टिस में? मैं अगर आपसे कहूं कि मेरे पास एक ऐसा मुकदमा भी आया जिसमें पति ने इस बात के ऊपर पत्नी पर तलाक किया कि सर ये मुझे 6 साल हो गए इसे समझाते हुए, ये दाल में आलू डाल देती है। What are you saying? तो सुन के ताज्जुब होगा आपको, दाल में आलू डाल देती है। मैं आपको एक और किस्सा सुनाता हूँ, बिल्कुल मेरे कोर्ट का। एक दिन क्या हुआ कि एक कोर्ट में आवाज लगी कि श्रीमती फला वर्सेस फला। तो जब आवाज लगाई तो जज साहब बैठे थे, मैं अपने किसी केस में कोर्ट में उपस्थित था, ये मेरा केस नहीं था। पहले वो पुरुष खड़े हुए, तो क्या हुआ कि उन्होंने कहा जी साहब। तो जज साहब ने उन्हें देखा तो वो थोड़ा सा अचंभित हुए। एक्चुअली जज साहब का नया नया ट्रांसफर हुआ था, उनके सामने वो केस पहली बार आया था। ही वाज अ वेरी थरो जेंटलमैन, बहुत अच्छे व्यक्ति थे। तो उनके सामने वो आया, तो उन्होंने जब उस व्यक्ति को देखा तो बड़े उन्हें ना ऐसे देख के लगा कि भाई इनका तलाक का मुकदमा चल रहा है। तो उन्होंने कहा कि सर आपका तलाक का मुकदमा? तो उन्होंने कहा जज साहब, ऐसे हाथ जोड़ के बोला। तो मैं भी थोड़ा सा इंटरेस्टेड हो गया, तो मैं सुनने लगा। तो उन्होंने कहा जज साहब मैं समझा के परेशान हो गया मैं इसे, आप मुझे बताइए कितनी हमारी बेइज्जती हो रही है सोसाइटी में। हाँ। मेरी 2 बेटियां हैं, दोनों की शादी हो गई है। अच्छा। और हम ही ने शादी करी, इसने मेरे साथ मिल के शादी करी। इतनी देर में वो बूढ़ी अम्मा जी जो थी वो भी उठ के आ गई सामने। तो उन्होंने कहा हम दोनों ने मिल के शादी करी है, उनके भी बच्चे हो गए, एक बड़ी वाली बेटी के तो बच्चे भी हो गए, नाना बन गया हूं मैं। आप बताइए तलाक करने का कोई शोभा देता है मैं, इतना हमारा वो हो रहा है। तो उन्होंने कहा कि भाई, अब वो जज साहब ना चुप हो गए। तो उन्होंने महिला की तरफ देखा, उन्होंने कहा कि माता जी आपने तलाक का मुकदमा किया है? तो माता जी ऐसे एकदम से हुई, उन्होंने कहा जज साहब एक बात बता देती हूँ मैं आपको। अब वो बेचारी ओल्ड लेडी, उनके लिए क्या जज और क्या, वो तो नेचुरली ना। उन्होंने कहा अगर ये समझ रहा है ना कि मैं इस उम्र में इसे तलाक दूंगी, मैं मरती मर जाऊंगी, इसे तलाक नहीं दूंगी। अब क्या हुआ? ये तो बहुत कंफ्यूजिंग है एक्चुअली। तो जज साहब ना एकदम ब्लैंक हो गए। उन्होंने कहा क्या मतलब, ये भी कह रहे हैं तलाक नहीं देना, ये भी कह रहे हैं तलाक नहीं देना। तो उन्होंने कहा माता जी तलाक का मुकदमा तो आपने डाला है। हाँ। मुझे नहीं पता, मैं नहीं जानती किसने डाला क्या किया, लेकिन मैं इसे तलाक नहीं दूंगी जब तक मैं जिंदा हूं तब तक। वो आदमी हाथ खड़ा हो गया, ऐसे कह रहा कि जज साहब सुन लीजिए। तो जज साहब ने कहा कि माता जी आपको पता है ये किस चीज का मुकदमा है? ना मुझे नहीं पता किस चीज का मुकदमा। उन्हें पता ही नहीं है। आई एम टेलिंग यू, और ये मैं आपको अपनी आंखों देखी प्रत्यक्ष बात बता रहा हूँ। और इस वजह से भी पेंडिंग केसेस बढ़ते जाते। कमिंग, तभी तो मैंने आपसे कहा कि जरूरी थोड़ा ना कि सभी सही मुकदमे हो। कमिंग बैक टू योर क्वेश्चन कि भाई कारण क्या है? परिवार में ना बनना, एक्सपेक्टेशंस, ठीक है, फिर वर्क प्रेशर बहुत बन गया। ये जो न्यूक्लियर फैमिली का कॉन्सेप्ट आ गया है, उससे क्या हो गया? देखिए पति पत्नी दोनों काम कर रहे हैं, बच्चे भी हैं, फिर मेड भी रखनी है, ये सब चीजें। अभी क्या हो गया, किसी एक व्यक्ति की गलती या दोष नहीं है, एक जनरली ना मेंटल प्रेशर क्रिएट हो गया। हम सब के सब, जैसे मैंने आपसे कहा ना, कमिंग बैक टू माय स्टॉक मार्केट सिंड्रोम, कॉर्पोरेट्स, हमें आपको सबको कमाना है, सबको पैसे
बनाने हैं, एक रैट रेस हो गई है। सबके ऊपर प्रेशर, प्रेशर से क्या होता है स्ट्रेस, स्ट्रेस जब हमारा बढ़ रहा है तो झगड़े ही करेंगे, और आदमी सबसे ज्यादा अपने से झगड़ता है। Why the matter goes to court when I feel it should not? कि जब अपने लोग आपस में झगड़ते हैं ना, उनको सलाह सही नहीं देते कोई, अन्यथा क्या ऐसी बड़ी बात है जिसको सुलझाया नहीं जा सकता। क्या होता है कि आप एक दिशा निर्धारित कर लेते हो, फिर एक दिशा पे जब चल पड़ते हो ना, तो फिर ईगोज क्रिएट हो जाती हैं, फिर ईगो आपको वापस नहीं आने देती। ट्रू। मोस्टली मैट्रिमोनियल डिस्प्यूट्स आर अबाउट मनी, विच शुड नॉट बी द केस। पैसा नहीं देने की लड़ाई, पैसा लेने की लड़ाई। आपकी बातों से तो मुझे लग रहा है आप आधे केस तो कोर्ट रूम के बाहर ही सुलझा देते हो। मैं कोशिश तो ये करता हूँ। देखिए मेरा क्या, बहुत ही अच्छी कोशिश है। सी मैट्रिमोनियल डिस्प्यूट्स, या अगेन यू विल बी सरप्राइज्ड, मैट्रिमोनियल डिस्प्यूट्स जजमेंट से डिसाइड ही नहीं हो सकती। मैट्रिमोनियल डिस्प्यूट का निस्तारण जजमेंट से कैसे हो सकता है? देखिए दो ही परिस्थितियां हैं, या तो कोर्ट तलाक दे देगी या कोर्ट तलाक नहीं देगी। इसके अतिरिक्त तीसरी परिस्थिति नहीं है। तीसरी परिस्थिति है कि ग्रिलिंग चलती रहे 6 साल 7 साल कचहरी में। लड़ाई किस बात की है? लड़ाई ये है कि मुझे तलाक चाहिए, मैं दूंगा नहीं या मैं दूंगी नहीं। तो जब मुझे मिल जाएगा, मैं जीत लूंगा या मैं जीत लूंगी, तो दूसरा क्या करेगा? बैठ जाएगा? नहीं, फिर वो अपील कर देगा, फिर वो लड़ाई चलेगी 4-5 साल। अब होता क्या है इस पूरी लंबी लड़ाई में, लास्ट में कहीं एक मोमेंट में दोनों पक्षों को यह समझ में आता है कि व्यर्थ नहीं है ये, हासिल क्या हुआ। अधिकारों पे भी आऊंगी, पर पहले जो आपने मुझे पैसे लेने देने की बात करी, क्योंकि हमें तो ऐसा लगता है कि पैसा लेन देन एलुमनाई ही है। एलुमनी के अलावा कुछ और भी है, या फिर एलुमनी के केसेस सबसे ज्यादा देखने को मिलते हैं? महिला का, एक पत्नी का अधिकार होता है मेंटेनेंस का। तो जो मासिक मेंटेनेंस है, मंथली, हर महीने प्राप्त होने वाली, देखिए कोई जैसे पति पत्नी घर में रहते हैं, तो पति अपनी पत्नी को खर्चा देता है ना, तो हाउस मैनेजमेंट की तरह एक। हाँ, तो लॉ ये बना कि भाई अगर कोई पति खर्चा देना छोड़ दे तो पत्नी क्या करे? तो वो खर्चे की मांग फिर कोर्ट से प्रावधान है उसका, ठीक है, उसको बोलते हैं मेंटेनेंस के लिए केस कर देना, भरण पोषण की धनराशि। तो वो अपने लिए, अपने बच्चों के लिए भरण पोषण कोर्ट से जाके मांग सकती है, फैमिली कोर्ट से। जैसे ये डिवोर्स का ही प्रोसेस है या फिर ये अलग से भी हो सकता है? अलग से भी हो सकता है। Okay. ऐसा नहीं है कि भरण पोषण करने मांगने के लिए आपको डिवोर्स ही फाइल करना पड़ेगा। डिवोर्स बिल्कुल अलग चीज है। डिवोर्स के मुकदमे में भी भरण पोषण की धनराशि मांगी जा सकती है, उसका भी एक कानूनी प्रावधान है। तो जो एलिमनी की आपने बात करी, एलिमनी होती है मतलब एक मुश्त धनराशि, वन टाइम। हाँ, मतलब कई बार जैसे किसी तलाक के मुकदमे में जजमेंट हो और उस जजमेंट में कोर्ट ये निर्धारित करे कि हाँ भाई इनका साथ रहना मुनासिब नहीं है और डिवोर्स ग्रांट किया जाता है, तो कंसिडरिंग द स्टेटस ऑफ द फैमिलीज, उनकी आर्थिक स्थिति को दृष्टिगत रखते हुए कोर्ट एक धनराशि महिला के लिए मान देती है। क्या आपको ये मालूम है, अधिकांश लोगों को ये नहीं मालूम कि पति भी अपनी पत्नी से मेंटेनेंस मांग सकता है? अच्छा, नहीं, एज पर लॉ, नहीं, मुझे बिल्कुल कोडिफाइड लॉ है। अच्छा, ये दोनों के लिए है? पति के लिए भी है। हाँ, पति के लिए भी है। लॉ तो पत्नी के लिए है। अच्छा, हाँ, कल्पना कीजिए ऐसा भी तो हो सकता है कि पति आर्थिक स्थिति बहुत तंग में हो, वाइफ इज वेरी वेरी क्वालिफाइड, हाईली सैलरीड, बहुत, मतलब कहीं ऐसी आजकल तो बड़ी कॉमन सी बात है, 2-3-4 लाख की सैलरी पे महिलाएं काम करती हैं, बिल्कुल, और पति के पास कुछ नहीं है। ऐसी भी परिस्थिति हो सकती है ना, अगर आप कल्पना करें कि भाई बच्चा पति के साथ रह रहा है, पति की आर्थिक स्थिति बहुत कम तंग है, वाइफ की 3-4 लाख रुपए सैलरी है, तो देन इन दैट केस ही कैन क्लेम। क्या पति की प्रॉपर्टी में वाइफ का भी मतलब कुछ शेयर होता है? अभी तक नहीं है। What are you saying? हमने तो यही सुना है। नहीं, पति की प्रॉपर्टी जो सेल्फ अक्वायर्ड प्रॉपर्टी है पति की, या पति के अपनी एंसेस्ट्रल लीनिएज से प्राप्त प्रॉपर्टी है, उसमें वाइफ का कोई अधिकार नहीं है। वाइफ का पति की प्रॉपर्टी में या अपनी ससुराल की प्रॉपर्टी में, जिसको लॉ में कौटुंबिक गृह से परिभाषित किया गया है, जिसमें वो रहते हैं, हाँ, जिसमें वो ब्याह करके आई, जिसमें रही विवाह के बाद अपने पति के साथ, ससुराल वालों के साथ, तो उसको अंग्रेजी में शेयर्ड हाउस होल्ड वर्ड इस्तेमाल होता है, हिंदी में कौटुंबिक गृह, उसमें रहने, उसकी रिहाइश का उनको अधिकार है। सो अ वाइफ कैन नॉट बी आउस्टेड फ्रॉम द हाउस, उन्हें निकाला नहीं जा सकता।
मान लीजिए तलाक हो गया, कोर्ट ने तलाक ग्रांट कर दिया हस्बैंड और वाइफ का, फिर भी घर से नहीं निकाला जा सकता। पर वो पत्नी का घर भी नहीं कहलाएगा। नहीं, पत्नी का घर तो कभी भी नहीं कहलाएगा। तो जो तलाक वाली बात मैं बता रहा हूँ तब भी नहीं निकाला जा सकता, उसके लिए अलग से मुकदमा करना पड़ेगा निकालने के लिए। मतलब इट विल नॉट बी अ पार्ट ऑफ द डिवोर्स डिक्री। मान लीजिए पत्नी घर में रह रही है, पति ने समझ लिए छल कपट से डिवोर्स की डिक्री प्राप्त कर लिया, और पत्नी जो है वो वाकई पीड़िता है। नाउ टेल मी, क्या उसका ये अधिकार नहीं होना चाहिए कि नहीं, मैं इसको चैलेंज करती हूँ, मुझे घर से ना निकाला जाए? और उसको अगर घर से निकाल दिया और डिवोर्स अंडर चैलेंज रहा, तो वो तो फिर उसका अधिकार हनन हो गया ना। तो इसीलिए सेपरेट भी करा है। तो इसलिए जो बात मैंने आपको इससे पहले बताई वो सुनने में अचंभित करती है कि ये क्या बात हुई कि नहीं निकाल सकते, पर आप दूसरे तरीके से देखिए। इसलिए इतनी लॉ है, इतनी कॉम्प्लिकेशंस हैं लॉ में। क्या डिवोर्स के भी अलग अलग प्रोसेस होते हैं या रिलीजन के हिसाब से चेंजेस है, या फिर एक ही तरह का डिवोर्स? नहीं, अलग अलग है। देखिए उत्तराखंड में तो अब यूसीसी लागू हो गया। आपका कोई भी धर्म हो, किसी को भी आप फॉलो करते हो, तो 2025 से अब क्या है कि आप यू आर गवर्न्ड बाय वन कॉमन कोड ऑफ लॉज। लेकिन उससे पहले क्या था कि हर एक धर्म की अनुसार लॉज थे। आपने एलुमनी और मेंटेनेंस दोनों को अलग कोट किया, क्या ये अलग होते हैं? हाँ। कैसे, क्या अलग है, क्या डिफरेंस है? एक तो मेंटेनेंस आपने बताया कि मंथली एक खर्चा जो आता है बच्चों की पढ़ाई या फिर घर को चलाने के लिए। एलुमनी कैसे अलग? एलुमनी जनरली जो टर्मिनोलॉजी यूज होती है वो जनरली एट द टाइम ऑफ एडजुडिकेशन ऑफ अ डिवोर्स सूट, मतलब जब तलाक के मुकदमे का निस्तारण होता है, तो उसमें जब कोई पक्ष क्लेम करता है कि मुझे इतनी धनराशि अपने परमानेंट लाइफ के रखरखाव के लिए ग्रांट करनी चाहिए, उसको एलिमनी की धनराशि बोलते हैं। तो वो कोर्ट या तो क्या कहते हैं किश्तों में बांध सकता है, या एक मुश्त बांध सकता है। तो ये तो हुई एलिमनी। जो मेंटेनेंस है वो नॉर्मल भरण पोषण के लिए, आप कोई भी वाइफ, उसके लिए डिवोर्स की आवश्यकता नहीं है। बिकॉज ऐसा भी तो हो सकता है कि पति पत्नी रहते हुए अगर पति खर्चा नहीं दे रहा तो पत्नी का अधिकार है। कई ऐसे पति हैं जो पैसा नहीं देते हैं घर में, बच्चों को पढ़ाना है, उनकी फीस जानी है, तो अब झगड़ के तो पैसा नहीं ले सकते, तो क्या करेंगे? तो आप अपने अधिकारों के लिए कोर्ट जाएंगे, तो कोर्ट दोनों की आर्थिक स्थिति देखेगा, आर्थिक स्थिति के अनुरूप खर्चा बांधता है। अब खर्चा बांधने का एक जनरल कॉन्सेप्ट क्या है? जनरल एक कॉन्सेप्ट ये है कि पति की आय का 1/4 से 1/3 के बीच का कुछ भी। अच्छा। अब उसको डिसाइड करने के कई सारे फैक्टर्स होते हैं। देखिए, पति के अपने एक्सपेंसेस, जैसा सिर्फ पत्नी नहीं, ऐसा भी हो सकता है कि पति के ऊपर माता पिता, बूढ़े माता पिता निर्भर हो। डिपेंडेंट्स कितने? हाँ, ठीक है। माता पिता की एज और माता पिता की बीमारियां, उसके सारे एविडेंसेस कोर्ट में देखे जाते हैं। तो मान लीजिए कोई बहुत ही ज्यादा ऐसी परिस्थिति है कि भाई हस्बैंड कमाता 90,000 है, लेकिन उसमें से 40,000 रुपए तो माता पिता के मेडिकल्स में ही खर्च हो जाते हैं अनिवार्य रूप से। तो ऐसा तो नहीं है ना कोर्ट के 30,000, 40 वहां चले जा रहे हैं, 30 इनको दे रही है, तो फिर कैसे होगा? तो ये सारे फैक्टर्स देखे जाते हैं। फिर बच्चों की पढ़ाई, उनकी रिक्वायरमेंट, उनके लिए कितना कम से कम अनिवार्य रूप से आवश्यक है। स्कूल की फीस अगर इतनी है तो उससे कम नहीं होगा। ऐसे बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं जो मुकदमे में कंसीडर किए जाते हैं। और किस तरह के केसेस आते हैं मैरिटल डिस्प्यूट्स में? डोमेस्टिक वायलेंस बढ़ गए, डोमेस्टिक वायलेंस केसेस। मुझे तो लगता है अब बहुत सारी अवेयरनेस है, अब तो डोमेस्टिक वायलेंस और डाउरी के केसेस कम होने चाहिए। डाउरी के केसेस में देखो कमी नहीं हुई है, लेकिन डाउरी के केसेस से रिलेटेड जो सोसाइटी में आप जो एक न्यूज सुना करते थे वो कम हो गई है। कारण ये है कि अभी देयर इज अ चेंज इन लॉ। पहले क्या होता था कि डाउरी का केस होता था, सच्चा झूठा तो बात की बात है, होते ही पूरे परिवार को अरेस्ट कर लेते थे। दिस वॉज ग्रॉसली मिसयूज्ड ऑल्सो। अब थोड़ा सा सुप्रीम कोर्ट ने पर्सनल लिबर्टी को तवज्जो देते हुए पिछले कुछ सालों से ये
इसको काफी एम्फेसाइज किया है कि भाई अगर हीनियस ऑफेंस नहीं है, हीनियस मतलब कोई संगीन अपराध नहीं है, तो उन मुकदमों में ऐसे आनन फानन में अरेस्टिंग की आवश्यकता नहीं है, बिकॉज पर्सनल लिबर्टी मैटर करती है किसी व्यक्ति की। तो अब क्या हुआ है कि डाउरी के केसेस में क्योंकि 7 साल से कम की सजा का प्रावधान है, तो उसमें आनन फानन में अरेस्टिंग नहीं होती। इसके अलावा एक स्टेज ऐसी आई थी जहां ये तय किया गया सुप्रीम कोर्ट के द्वारा कि भाई पहले एक फिल्ट्रेशन प्रोसेस होना चाहिए, ऐसे ही नहीं मुकदमे दर्ज हो जाए। तो क्या हुआ कि आपने सुना होगा महिला हेल्पलाइन, महिला हेल्पलाइन का गठन किया गया। तो जो भी डाउरी से संबंधित मुकदमे हैं वो पहले महिला हेल्पलाइन में जाएंगे। वहां पे एक पैनल बैठता है, साइकोलॉजिस्ट होगा, कोई एसएसपी मतलब पुलिस से वो होंगे, वो डिसाइडेड पैनल होता है, डॉक्टर होगा और इस तरह से। तो वो पहले सुलह समझौते की प्रक्रिया को कारगर करेंगे, कोशिश करेंगे कि मामला सुलझ जाए, नहीं सुलझे, थोड़ा सा प्रिलिमिनरी देखते हैं मामले को। ओनली दोज मैटर्स जहां मतलब कोई समाधान का कोई संभावना ही नहीं है, फिर देन दे आर सेंट फॉर रजिस्ट्रेशन ऑफ केस। और आपके ना डोमेस्टिक वायलेंस के केसेस भी बहुत सारे। डोमेस्टिक वायलेंस के केस देखिए, मैट्रिमोनियल डिस्प्यूट का एक पूरा क्या कहते हैं एक पैकेज होता है। अब जो चलन में है मेरे लिए, मैं क्या कहूँ, मुझे कहना पड़ेगा, आई एम नॉट हैप्पी टू यूज द वर्ड, बट और क्या है इस पैकेज के अंदर? देखिए क्या होता है, अगर मैट्रिमोनियल डिस्प्यूट हुआ है तो उसमें एक दहेज का मुकदमा जरूर होगा। जरूर से मेरा मतलब नॉर्मली ऐसा होता है, दहेज का मुकदमा होगा, मेंटेनेंस का मुकदमा होगा, क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट का मुकदमा होगा, माने कि किसी महिला का स्त्रीधन है तो ये अमूमन ये बात आती है कि साहब मेरा सब्जी और तो वहीं रख लिया सास ने ससुर ने। स्त्रीधन मतलब कि जो लड़की को गिफ्ट दिए जाते, ज्वेलरी दी जाती, बिलोंगिंग्स में, उस स्त्रीधन के संबंध में क्रिमिनल केस के साहब ये लौटाया नहीं जा रहा। फिर उसी में डोमेस्टिक वायलेंस का केस, उस डोमेस्टिक वायलेंस में भी स्त्रीधन की मांग, उस डोमेस्टिक वायलेंस के केस में प्रोटेक्शन ऑर्डर कि मेरे साथ कोई मारपीट ना की जाए, फ्यूचर में मुझे ऐसा संरक्षण आदेश दें। फिर रिहाइश के आदेश कि मुझे घर प्रोवाइड किया जाए, उसमें अगर घर में रहने नहीं दे रहे हैं तो घर के किराया दिया जाए, ठीक है। फिर कॉम्पनसेशन भी क्लेम होती है, क्षतिपूर्ति कि साहब मैंने शादी करी, शादी में ये सब गड़बड़ हो गई तो मेरी तो क्षति हो गई, तो इसके लिए इतनी धनराशि मुझे दी जाए, ठीक है। सो अपार्ट फ्रॉम एलिमनी ये एक अलग फैक्टर है। दैट इज व्हाई यू सेड कि ये पूरा पैकेज है। हाँ, चाइल्ड कस्टडी के केसेस भी होते हैं कई बार। चाइल्ड कस्टडी एक इम्पोर्टेंट फैक्टर है। पति पत्नी में डिस्प्यूट हो गया तो बच्चा किसके पास रहेगा, किसको अधिकार होगा, जिसके पास रहेगा फिर दूसरे को मिलने का अधिकार होगा या नहीं होगा, उसके स्कूल के निर्णय के संबंध में क्या होगा, बहुत सारे फैक्टर्स हैं। मतलब आप सोचने बैठे तो कितनी कितनी बातों पर लड़ाई हो सकती है और कचहरी पहुंच सकती है। स्त्रीधन की आपने बात बोली, आई थिंक ये काफी इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है इस तरह के डिस्प्यूट्स में। तो अगर कोई ससुराल वाले या फिर आपके इन लॉज अगर आपका सामान रख लें स्त्रीधन, तो ऐसे केसेस में फिर क्या होता है? तो ऐसा भी होता है कि महिलाओं का स्त्रीधन रख लिया जाता है ससुराल वालों की तरफ से, और ऐसा भी होता है कि नहीं रखा जाता, वो ससुराल वालों का भी ले आती है और फिर भी कहती है कि नहीं साहब मेरा स्त्रीधन इनके पास है। हम सोसाइटी में रह रहे हैं, अब है ऐसा, सच्चाई है, दोनों ही तरफ से होता। मैं एक प्रैक्टिकल सिचुएशन आपसे पूछती हूँ, अगर एक कपल है जिनका डिवोर्स ऑनगोइंग चल रहा है और उस बीच में दे हैपन टू बाय एनी प्रॉपर्टी और कुछ चीज खरीद लेते हैं ऐसे, या नई जॉब लग जाती है, तो उसमें क्या राइट्स होते हैं? क्या उसमें भी कुछ डिमांड की जा सकती है? कि दोनों का ही एक दूसरे की प्रॉपर्टी के ऊपर कोई अधिकार नहीं है। बट यस, दैट ब्रिंग्स मी टू अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। ऐसा कई बार होता है और ऐसे कई मुकदमे चल रहे हैं जो वी मस्ट डिस्कस कि भाई जब प्रेम था दोनों के बीच में तो पति ने पत्नी के नाम पर घर खरीद लिया या पत्नी ने पति के नाम पर घर खरीद लिया, या ऐसा भी होता है अंकिता जी कई बार कि दोनों जॉब में, दोनों लोन लेते हैं और दोनों जॉइंटली प्रॉपर्टी खरीद लेते हैं और फिर डिस्प्यूट हो जाती है। तो लोन भी चल रहा है और प्रॉपर्टी भी दोनों के नाम पे। बड़ी कॉमन प्रॉब्लम है ये, क्योंकि आजकल दोनों ही वर्किंग है। मान लीजिए पति लोन दे रहा है, लोन अमाउंट किसने दे रहा है, पत्नी ने झगड़ा क्रिएट कर दिया या झगड़ा हो गया, किसी ने भी क्रिएट किया, पर लड़ाई तो हो गई,
तो अब पति ने क्या किया कि भाई साहब लड़ाई तो हो गई, अब मैं किस्त नहीं देता, वो किस्त देनी बंद कर देता, ठीक है। तो जो लोन है वो एनपीए हो जाएगा। अब वो बैंक वाले वहां पहुंच जाएंगे उसको कुड़क करने के लिए। अब वो प्रॉपर्टी किसकी होगी, कौन क्लेम करेगा? मान लीजिए पति ने लोन लिया, प्रॉपर्टी पत्नी के नाम पे खरीदी, ये भी अक्सर होता है। ठीक है। देखिए अच्छे संबंध थे, पति अच्छा कमा रहा था, प्रॉपर्टी खरीदी, पत्नी के नाम पे रजिस्ट्री करा ली। अब लड़ाई हो गई तो उसने कहा कि छोड़ो जी, तुम कचहरी में गई हो पैसे लेने, अब कचहरी से लो, मैं नहीं देता लोन। लोन देना बंद कर दिया, प्रॉपर्टी पत्नी की है। अब लोन भी नॉर्मली तो लोन पत्नी के नाम होगा ना, इफ शी इज द ओनर, या फिर जॉइंट लोन होगा, या वो गारंटर होगा, व्हाटएवर द केस में भी, पैसे वो दे रहा है। अब वो पैसे देना बंद कर दे तो क्या होगा? इस तरह की डिस्प्यूट भी फिर कोर्ट में अलग से जाएगी, अपार्ट फ्रॉम डिवोर्स। अच्छा, इसका भी सेकंड केस बनेगा? हाँ, अलग बनेगा। उस केस में भी निर्धारण हो सकता है, डिवोर्स केस में भी प्रॉपर्टी का निर्धारण करने का प्रावधान है, साथ साथ ही अगर हो। हाँ, ओके। अच्छा, ऐसे भी केसेस होते हैं जहां पति ने खरीद के दे दिया मकान, पत्नी रह रही है, और फिर मान लीजिए डिस्प्यूट हो गया, सॉरी टू से इट ऑन दिस पॉडकास्ट, बट मान लीजिए कोई इलिसिट रिलेशनशिप की सिचुएशन क्रिएट हो गई, अनैतिक संबंध, और उन अनैतिक संबंधों के चलते पति को घर से निकाल दिया। तो ऐसी बहुत मल्टी लेवल की बातें कचहरी में आती हैं। मैं ये जानना चाहूंगी कि जो भी विक्टिम है उसके लिए क्या स्टेप्स हैं, इधर वो लड़का है या वो लड़की है? एक एक करके डिस्कस करते हैं। पहले महिला की तरफ से करते हैं। मान लीजिए महिला के साथ प्रताड़ना हो रही है, हुई है, दहेज मांगा गया है, या उत्पीड़न किया गया है, मार पिटाई हुई है, एनीथिंग, इट कैन बी एनीथिंग। तो अगर वो एक क्रिमिनल ऑफेंस है, उनके पास दो ऑप्शंस हैं कि वो या तो सीधे न्यायालय में जाके मुकदमा कर सकती हैं, कोर्ट में, मैजिस्ट्रेट के सामने, वकील के माध्यम से मुकदमा तैयार करके दाखिल किया जा सकता है, या फिर उनके साथ जो भी घटना घटित हुई है उसकी वो एक प्रथम सूचना रिपोर्ट FIR संबंधित थाने में जाके दर्ज करा सकती है। तो थाने में दर्ज कराएंगी तो वो प्रक्रिया इन्वेस्टिगेशन की शुरू हो जाएगी, पुलिस मुकदमा दर्ज करेगी और मुकदमा दर्ज करके उस पर जांच की प्रक्रिया शुरू कर देगी। और अगर कोर्ट में दाखिल करेंगी तो कोर्ट में जो जज साहब हैं वो उनके मुकदमे को देखेंगे, उनके गवाहों को उनके बयान लेंगे, उनकी एविडेंसेस देखेंगे, और उसके बेसिस पर दूसरी पार्टी को तलब कर लेंगे, और फिर ट्रायल शुरू हो जाएगा। कि मान लीजिए जिस महिला को मेंटेनेंस चाहिए उसके पास पैसे ही नहीं है, तो वकील कहाँ से नियुक्त करेगी? तो तब क्या उसके लिए परिस्थिति है? उसके लिए प्रावधान है, हमारे कोर्ट्स में फ्री लीगल काउंसिल मिलते हैं। तो पत्नी तो ऐसे मुकदमा कर सकती है। पति क्या कर सकते हैं? देखिए नॉर्मली पति किस किस किस्म के मुकदमे कर सकते हैं मैट्रिमोनियल डिस्प्यूट में? सबसे पहला, पत्नी बिना कारण के छोड़ के चली गई, बच्चों को ले गई, रीजन कुछ भी नहीं है, क्या करे? तो उसके पास जो प्रोविजन ऑफ लॉ अवेलेबल है वो, इसको बोलते हैं रेस्टिट्यूशन ऑफ कंज्यूगल राइट्स, वैवाहिक संबंधों की पुनः स्थापना। तो वो क्या करेंगे कि कोर्ट में एक, या तो वो वकील के माध्यम से नोटिस दे सकते हैं पत्नी को कि भाई आप ऐसे बिना किसी कारण के चली गई, आप वापस आइए, अन्यथा मुझे मुकदमा करना पड़ेगा कोर्ट में। इफ शी डजंट कम, या बुलाने पर भी नहीं आ रही है, तो फिर कोर्ट में जाके वो एक मुकदमा कर सकते हैं कि मेरी पत्नी, मेरे बच्चों को वापस बुलाया जाए, इन्हें आदेशित किया जाए कि ये आए और आके मेरे साथ वैवाहिक संबंधों में दोबारा रहना शुरू करें, इनके पास कोई कारण नहीं अलग जाने का। तो फिर कोर्ट उनको बुलाएगी, उन्हें भी सुनेगी, कारण है नहीं है, फिर उस पे बेसिस पे जजमेंट होगा। मुझे लगता था कि सिर्फ डाइवोर्स के लिए जाते हैं कोर्ट। नो नो नो। अच्छा, कोर्ट आदेशित कर सकता है? हाँ, इवन अ वुमन कैन डू दिस। देखिए इसी तरह की परिस्थिति एक महिला के लिए भी हो सकती है कि मुझे बिना किसी कारण के निकाल दिया है और मैं वापस अपने ससुराल जाना चाहती हूँ। या पति अगर बिना कारण के कहीं रह रहे हैं तो उनको भी कोर्ट आदेशित कर सकती है वापस अपने घर जाने के लिए? नहीं, ऐसा मतलब ये बड़ा कॉम्प्लिकेटेड केस हो जाएगा। ओके। कोर्ट, क्योंकि देखिए पर्सनल लिबर्टी भी है ना, कॉन्स्टिट्यूशनली हमें पर्सनल लिबर्टी है, मेरा अधिकार है मैं जहां जाऊं वहां रहूं, तो वो ओवरलैप हो जाएगा। मुझे कोर्ट आदेशित नहीं कर सकती ना कि आप उस मकान में, उस शहर में जाके रहिए। जैसे आपने ये मेल के कंटेक्स्ट में बताया कि वो अपनी पत्नी को वापस बुलाने के लिए अपील कर सकते हैं, तो ऐसे ही यहाँ पे अगर वो पत्नी बिना बच्चों को लेके जाए तो फिर कोर्ट उनका भी, फीमेल का भी प्राइवेसी या फिर उनका प्राइवेट लिबर्टी देखेगी? देखिए मान लीजिए मुकदमा लड़ा जाए
और लड़के ये आदेशित कर दिया जाए पत्नी को कि नहीं आप वापस आइए, तो क्या ये पत्नी की भी पर्सनल लिबर्टी का हनन नहीं है? दिस इज व्हाट यू आर सेइंग, जो मैं अभी कह रहा था आपसे। Exactly. तो नॉर्मली ये एक ओवरलैपिंग सिनेरियो होता है, मतलब कोर्ट्स में इस बात को काफी डिस्कस भी किया गया कि भाई आप कैसे किसी को फोर्स कर सकते हैं। तो पहली बात तो क्या है कि वो जो मुकदमा होता है ना, वो मुकदमा चलता ही इन्हीं बातों के तय करने के लिए है। एविडेंसेस आती है ना, ऐसा नहीं है कि आपने एप्लीकेशन दी और जज के सामने दोनों खड़े हुए और जज सामने कहा नहीं जी जाओ, ऐसा नहीं होता। पूरा प्रोसेस होता। तो मुकदमा जब चलेगा तो महिला को भी एविडेंस देनी पड़ेगी, हस्बैंड को भी एविडेंस देनी पड़ेगी। उन एविडेंसेस का अवलोकन करने के बाद जज साहब ऑर्डर देंगे। दूसरा तलाक का मुकदमा डाल सकते हैं हस्बैंड। और मैंने आपसे एक बात कही थी थोड़ी देर पहले कि तलाक के मुकदमे में भी हस्बैंड मेंटेनेंस क्लेम कर सकता है अगर उनकी फाइनेंशियल पोजीशन कम हो। तो अगर डाइवोर्स में वाइफ को ऑटोमेटिकली हस्बैंड की प्रॉपर्टी का आधा हिस्सा मिल जाता है, ये गलत है या फिर ये कुछ हद तक सही है? ये मिथ भी है, हो सकता है, आप प्लीज मुझे करेक्ट करिए। मिथ ही ऑटोमेटिकली तो मिलेगा ही नहीं ना। पहली बात तो यह कि ट्रायल होगा उसके लिए, और प्रॉपर्टी पर राइट नहीं है एज पर इंडियन लॉ। ओके, प्रॉपर्टी पर रेजिडेंशियल राइट है। अ वाइफ हैज राइट टू क्लेम मेंटेनेंस। पत्नी का अधिकार भरण पोषण की धनराशि मांगने का है। क्या बच्चे की कस्टडी हमेशा माँ को ही मिलती है? बच्चे की कस्टडी के लिए जो लीगल प्रिंसिपल अप्लाई होता है वो सर्वप्रथम बच्चे का हित देखा जाता है। तो जब कस्टडी का मुकदमा होता है और कोर्ट को ये तय करना है कि बच्चा माँ के पास रहेगा या पिता के पास रहेगा, तो बच्चे का हित सर्वोपरि है। तो फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए 6 महीने का बच्चा है, तो फादर की फाइनेंशियल कैपेसिटी कुछ भी हो, भले ही वो उसको बैरिस्टर बना सकता हो अमेरिका भेज के और इंग्लैंड भेज के, पर 6 महीने का बच्चा तो माँ के ही पास रहने में उसका हित है ना। ट्रू। तो उस परिस्थिति में फिर कोर्ट वैसी सिचुएशन को आंकलन करके जजमेंट पास करेगा। दूसरी स्टेज में आप चले जाइए कि मान लीजिए बच्चा 10-12 साल का हो गया, बेटा या बेटी कुछ भी, ठीक है, मदर डज नॉट हैव अ फाइनेंशियल कैपेसिटी, हस्बैंड हैज अ बेटर फाइनेंशियल कैपेसिटी, बच्चे का फ्यूचर हित हस्बैंड के साथ बेटर है, तो वो कोर्ट फिर बच्चे का हित देखेगा। इस पर्टिकुलर केस में जो आपने बोला, जब बच्चा 10-12 साल का हो जाता है, उसकी स्टडीज भी इम्पोर्टेंट है, तो ऐसे में क्या उस बच्चे का जो फादर है वो ये भी तो कह सकता है कि बच्चा हमारे साथ आके रहेगा, मैं तभी इसकी मतलब इसका भरण पोषण करूंगा? नहीं, उसके कहने से नहीं होता ना, तभी तो भरण पोषण का मुकदमा तय होता है ना। हाँ, वो तो उसकी ड्यूटी है और वाइफ का राइट है। पर ये वाले डिस्प्यूट में बहुत लंबा टेन्योर नहीं खिंच जाता है कि मैं तभी दूंगा जब आप मुझसे डाइवोर्स लोगे फिर, मतलब मैंने ऐसे केसेस देखे हैं क्योंकि अपने आसपास, जहाँ पे अगर आप उनसे कुछ पैसे डिमांड कर रहे हो तो या तो उन्होंने अपनी प्रॉपर्टी कहीं और चैनलाइज कर दी है या अपनी प्रॉपर्टी डोनेट कर दी, मम्मी पापा के नाम कर दिया है, और लोग बहुत करते हैं। और नाउ द फादर इज नॉट एंटाइटल्ड टू हैव एनी अदर प्रॉपर्टी। वो फिर ऐसे में अपनी वाइफ को कुछ दे ही नहीं रहा, बिकॉज वाइफ क्लेम ही नहीं कर सकती क्योंकि हस्बैंड की प्रॉपर्टी ही नहीं है। नहीं, लाइक आई सेड ना, देखो प्रॉपर्टी पे तो अभी एज ऑफ नहीं, तो बच्चों के लिए भी फिर वो कुछ आस नहीं कर पा रही, बिकॉज कोर्ट में तो इंसान ऐसे प्रोड्यूस कर देता है कि मेरी प्रॉपर्टी नहीं है, मेरी इतनी फाइनेंशियल कैपेसिटी ही नहीं है कि मैं प्रोवाइड कर सकूं। मेंटेनेंस के मामले में ना सालों साल हमने ये देखा कि झूठ तो सभी बोल देते हैं कोर्ट में आके। पति कह देते हैं कि मेरी इतनी कमाई नहीं है, मेरा इतने साधन नहीं है। पत्नी जरूर कहती है कि अगर उनके 10 रुपए के साधन है तो आके कहेगी कि साहब ये तो 1 लाख रुपए के साधन का व्यक्ति है, और पति के अगर 1 लाख रुपए का साधन है तो आके कहेगा मैं तो 10 रुपए की औकात का व्यक्ति हूँ, हैसियत का व्यक्ति हूँ। लगातार समस्या चलती रही अनटिल रिसेंटली। पहले दिल्ली हाई कोर्ट ने किया, उसके बाद फिर सुप्रीम कोर्ट ने एक मैटर गया वहां पे, रजनेश वर्सेस नेहा, बड़ी लैंडमार्क जजमेंट है ये। उसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि भाई ये खिचड़ी कब तक चलेगी, सब झूठ बोलते रहेंगे, सब ऐसे होगा तो कैसे। मैं साधारण भाषा में बता रहा हूँ, ऐसा नहीं है कि कोर्ट की भाषा ये थी। उन्होंने फिर क्या किया, उन्होंने कहा एक ऐसा करते हैं, एक निर्धारण, एक दिशा बनाते हैं, उसके हिसाब से होना चाहिए। तो उन्होंने मैंडेटरी कर दिया कि जब कोई मेंटेनेंस से रिलेटेड मुकदमा होगा किसी भी प्रावधान में, चाहे वो डोमेस्टिक वायलेंस में हो, मेंटेनेंस का मुकदमा हो सीआरपीसी के अंतर्गत, हिंदू अडॉप्शन एंड मेंटेनेंस एक्ट में हो, एनी प्रोविजन ऑफ लॉ,
उसमें मेंटेनेंस के मुकदमे में दोनों पक्षों को अपना एक डिटेल्ड एफिडेविट देना पड़ेगा। वो एफिडेविट का फॉर्मेट भी ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने बना के दे दिया। उसमें सारी चीजें, मतलब पिछले 3 साल की बैंक स्टेटमेंट, इनकम टैक्स रिटर्न्स, प्रॉपर्टी की डिटेल्स, शेयर्स अगर कहीं है तो उसमें कितनी आमदनी हो रही है, इन्वेस्टमेंट्स कहीं है, एवरीथिंग एट लेंथ इन डिटेल दोनों पक्षों को पहले एफिडेविट में देनी पड़ती है। तो एसेट्स डिक्लेयर करने होंगे, पूरे टोटल एसेट्स और लायबिलिटीज, लोन है तो वो। और सबसे बढ़िया बात क्या करी उसमें नीचे एक डिक्लेरेशन है एफिडेविट में कि अगर ये पाया जाता है कि किसी भी पक्ष ने झूठ बोला है तो उसके अगेंस्ट पर्जरी का मुकदमा चलेगा। तो उससे काफी चीजें काफी सरल हो गई हैं। क्या डोमेस्टिक वायलेंस सिर्फ मारने पीटने को ही कहते हैं या किसी और तरह का भी इसमें अब्यूज? नहीं, वो बहुत डिटेल्ड डेफिनेशन है। गाली गलौज करना, वर्बल अब्यूज, गलत तरीके से देख लेना भी डोमेस्टिक वायलेंस है। हस्बैंड वाइफ ही एक दूसरे को गलत तरीके से कैसे देख लेंगे? जब लड़ाई होती है तो बहुत तरीके गलत हो जाते हैं। लड़ाई जब तक नहीं होती, प्रेम होता तो किसी भी तरीके से देखो प्यार ही नजर आता। स्पाउस एक दूसरे को इसके लिए भी जिम्मेदार ठहरा सकते हैं कि मुझे ऐसे देख लिया? हाँ, डेफिनेशन में है। अच्छा। गंदी भाषा का उपयोग करना, पत्नी को काम से जाने से रोकना डोमेस्टिक वायलेंस है। पत्नी के कार्यस्थल पर जाकर उसे कुछ कह देना डोमेस्टिक वायलेंस है। पत्नी को भरण पोषण ना देना डोमेस्टिक वायलेंस है। पत्नी के माता पिता के लिए कोई गलत बात अपशब्द इस्तेमाल कर देना डोमेस्टिक वायलेंस है। एंड सेम वाइस वर्सा फॉर मेल एज वेल। नहीं, डोमेस्टिक वायलेंस का केस पतियों के लिए तो नहीं है, मतलब प्रोविजन नहीं है। रियली? हाँ, उनके लिए कोई कानूनी प्रावधान नहीं है। क्या लॉज वुमेन के लिए बायस है? लॉज बायस नहीं है, ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है। लॉज बायस नहीं है, लॉज की इम्प्लीमेंटेशन बायस्ड है। अगर वाइफ घर छोड़ के चली गई है तो उसकी मेंटेनेंस बंद हो जाती है? नहीं, प्रोविजन क्या है, कानूनी प्रावधान यह है कि पत्नी के पास उचित कारण होना चाहिए ये बताने का कि मैं घर से क्यों अलग रह रही हूँ। उत्तराखंड में तो यूसीसी लागू हो गया है, लेकिन क्या आज भी ट्रिपल तलाक देने पे कोई ऑफेंस माना जाएगा? ट्रिपल तलाक ऑफेंस तो है ही, तो उत्तराखंड क्या, वो तो पूरे हिंदुस्तान में ऑफेंस है। पर इसके पीछे भी गलत धारणा है। ट्रिपल तलाक के पीछे, ट्रिपल तलाक जो ऑफेंस है ना, वो एक पर्टिकुलर टाइप का तलाक होता है। वो बहुत मॉडर्न लॉ की बहुत डिटेल में हमें जाना पड़ेगा। पर जो आपने जैसा फिल्मों में देखा होगा, हाँ, कि तलाक हो गया TMR कह देते हैं और ऑटोमेटिकली डिवोर्स हो जाता है, ऐसा नहीं हो। वो ऑफेंस डिक्लेयर्ड है। अब इंडिया में जो इतने सारे डिस्प्यूट होते हैं, आपने बताया कि प्रॉपर्टी डिस्प्यूट भी बहुत बड़े हैं, तो मुझे तो ऐसा लगता है कि सबसे ज्यादा डिस्प्यूट इस वजह से है क्योंकि विल एग्जिस्ट नहीं करती कहीं। सबसे ज्यादा डिस्प्यूट इस कारण से नहीं है, बट विल एग्जिस्ट ना करना डिस्प्यूट क्रिएट करने का बीज जरूर है। आपकी बात में वजन है बहुत। आई फील अंकिता जी के विल के संबंध में ना हमारा एक जो धारणा है ना, वो ये है कि मैं अभी कहाँ मर रहा हूँ जो मुझे वसीयत करनी है। कि हम बूढ़े हो जाएं एक बार, जब तक एकदम जब तक डॉक्टर ये ना कह दे कि कम समय रह गया तब तक विल नहीं हुआ। एग्जैक्टली, ऐसा होना नहीं चाहिए। देखिए, हम अपने बच्चों को विरासत में संपत्ति के अलावा ये भी तो दे के जाएंगे उनके बीच में लड़ाई ना हो और कोर्ट कचहरी से दूर रहें। क्या ये हमारी ड्यूटी नहीं है? इस तरह से देखना चाहिए। इन सब चीजों का एक डॉक्यूमेंट बनता है वसीयत। और वसीयत कोई कॉम्प्लिकेटेड डॉक्यूमेंट तो है नहीं अंकिता जी। एक साधारण से कागज पर अगर वसीयत लिख दी जाए, अपने हस्ताक्षर कर दिए जाए, 2 गवाह हों, उस वसीयत को रजिस्टर कराना होता है बस। बहुत टाइम से आप बोल रहे हैं कि सेल्फ एक्वायर्ड प्रॉपर्टी और एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी, ये मैंने काफी आपके बातचीत में नोट किया है, दोनों में फर्क है। जैसा कि शब्द ही अपने परिभाषित कर रहे हैं, सेल्फ एक्वायर्ड प्रॉपर्टी मेरी स्वयं की आय से अर्जित संपत्ति। संपत्ति मूवेबल भी हो सकती है, इमूवेबल भी हो सकती है। तो इमूवेबल प्रॉपर्टी माने कि घर, मकान, जमीन। मूवेबल प्रॉपर्टी गाड़ियां, पैसा, इन्वेस्टमेंट्स, गोल्ड आदि आदि। तो जो मैंने अपनी स्वयं की आय से अर्जित किया है उसका संपूर्ण अधिकार मेरा है। मैं अगर वसीयत में अपनी संपूर्ण संपत्ति अपने मित्र को दे दूं या अपने गार्ड को दे दूं तो कोई कुछ नहीं कर सकता उसमें। मेरी पत्नी, मेरे बच्चे, मेरे घर वाले कोई इस बात पर लड़ाई नहीं कर सकते। इट इज माई राइट। मैं उसको दान कर दूं मंदिर को
तो तब भी कोई कुछ नहीं कर सकता जो मेरी स्वयं की आय से अर्जित है। परंतु जो मेरी इनहेरिटेड प्रॉपर्टी है, एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी है, जो मुझे अपने पूर्वजों से मिली है, तो पूर्वज कौन माने? दादा से, दादा लाई संपत्ति जिसको बोलते हैं। मेरे पिता की संपत्ति अगर स्वयं की आय से अर्जित है तो पिता तय करेंगे वो मुझे देंगे या नहीं देंगे। लेकिन अगर मेरे पिता को कोई संपत्ति दादाजी से प्राप्त हुई है तो उस पर मेरा राइट बन जाता है। ये है एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी। देन माय फादर, मेरे पिता को ये निर्धारित करने का अधिकार नहीं है कि मैं इसको नहीं दूंगा, ये उस पर मेरा, मेरे भाई का, मेरी बहन का, बहन शब्द भी मैं इस्तेमाल कर रहा हूं, उनका एक नेचुरल लीगल राइट क्रिएट हो जाता है, अधिकार क्रिएट हो जाता है। उत्तराखंड में हमने ये बात तो जरूर करी कि लैंड्स बहुत ज्यादा बिक रही हैं और फ्रॉड्स भी उतने ज्यादा हो रहे हैं, स्कैम्स बहुत ज्यादा हो रहे हैं, लेकिन साथ साथ साइबर क्राइम्स भी बहुत ज्यादा बढ़ रहे हैं। फ्यूचर में मुझे लगता है जो ज्यादा केसेस अब होंगे वो साइबर क्राइम के अराउंड होंगे। फ्यूचर में भी नहीं, प्रेजेंट में भी बहुत हो रहा है। देखिए आप कितने हो रहे हैं, मैं आपको अपने ही साथ बताता हूँ। मेरे पास अभी रिसेंटली एक मैसेज आया कि आपके वाहन, मेरे वाहन का भी नाम लिखा, बिल्कुल इनफैक्ट इफ आई शो यू, मेरे फोन में अभी भी होगा, मैंने सेव किया हुआ है वो मैसेज कि साहब ऐसे ऐसे आपका चालान हो गया, आपने नो पार्किंग में गाड़ी करिए और आप इसका भुगतान सिर्फ इस लिंक को क्लिक करके कर सकते हैं। मैं तो क्योंकि वकील था तो मुझे लगा मैं यहाँ से क्यों करूं, मैं तो कोर्ट में जाके जमा कर दूंगा, रोज ही कचहरी आता हूँ, इसलिए मैंने उसे नहीं दबाया। पर मैं ये सोचता रहा कि मेरा चालान कब कहाँ हो गया, मैंने कहाँ गाड़ी खड़ी करी। एनीवेज, सिमिलर मैसेज 2 दिन बाद मेरे किसी एक जानकार व्यक्ति को आया, सेम मैसेज, उन्होंने लिंक दबा दिया। ठीक है जी। अब लिंक दबाने के बाद हुआ क्या कि उनके खाते से 3 लाख रुपए साफ हो गए क्लिक करते ही। कुछ हुआ होगा प्रोसेस या समथिंग, मैंने उनसे डिटेल में नहीं पूछा। बिकॉज हाउ आई नो दिस इज, वो 2 दिन बाद कचहरी आए, वो मेरे से परिचित थे, तो उन्होंने मेरे से डिस्कस किया कि साहब ऐसे। मैंने कहा किस लिए आए हो? कि जी ऐसे ऐसे हो गया, मेरे पास चालान का मैसेज आया था, तो मैंने उस पर क्लिक कर दिया, 3 लाख रुपए मेरे खाते से गायब हो गए, तो मैं उसकी साइबर क्राइम में रिपोर्ट करने जा रहा हूँ। कोई भी बैंक संबंधित अगर हमारे साथ फ्रॉड होता है तो किसी भी व्यक्ति को सबसे पहले क्या करना चाहिए? एक तो शीघ्रता जो है ना, वो दैट इज द की। टाइम। इन क्राइम्स के संबंध में क्या होता है, जो बैंक रिलेटेड फ्रॉड्स होते हैं, कि अगर आप 1 घंटे के अंदर, 60 मिनट्स के पीरियड के अंदर तुरंत बैंक को रिपोर्ट कर दें कि साहब इस तरह का मेरे साथ फ्रॉड हो गया, तो क्या होता है, मनी इन ट्रांजैक्शन होता है डिजिटली, वो पैसा बैंक वहीं के वहीं रोक देता है। तो पैसा चले जाने की, खो जाने की जो पॉसिबिलिटी होती है वो आप काफी उसको कंट्रोल कर पाते हो। दूसरी बात, फॉर योर इंफॉर्मेशन आई टेल यू, बड़ा इंटरेस्टिंग रहेगी अगर आपकी जानकारी में नहीं है, कि आरबीआई हमको प्रोटेक्ट करता है एज कंज्यूमर्स। आरबीआई की ये गाइडलाइंस हैं कि अगर हमारे साथ कोई साइबर फ्रॉड हुआ है जिसमें हमारी गलती नहीं है, ओटीपी जैसे किसी को दे दिया, तो आरबीआई की ये गाइडलाइंस हैं कि अगर आपके हमारे साथ इस तरह का कोई बैंकिंग रिलेटेड फ्रॉड हुआ है तो विद इन अ टाइम फ्रेम ऑफ 3 days अगर आप इसकी रिपोर्टिंग कर देते हैं तो आपके पैसे नहीं कटेंगे। इट इज द क्या कहते हैं, लाइबिलिटी ऑफ द बैंक। और ये कंप्लेन हमें कहाँ करना चाहिए? ये साइबर क्राइम जो एसएसपी ऑफिस है वहां पे देहरादून में कर सकते हैं, थानों में होते हैं, थानों में आप कर सकते हैं, दे विल गाइड यू कि आप फला चले जाइए। इंटरनेट पे कर सकते हैं, पोर्टल है। कोई एक ऐसा इंटरेस्टिंग मुझे इंसिडेंट बताइए जिसमें आप, जिस केस ने आपको बहुत परेशान किया हो। एक लेडी, उनका फोन आया मुझे दोपहर को, मैं कोर्ट में था। उन्होंने कहा अतुल जी, पुलिस मुझे और मेरे हस्बैंड को अरेस्ट करने आ गई है और ये कह रहे हैं कि हमें जेल जाना पड़ेगा। एंड शी वॉज अ वेरी ओल्ड लेडी, मतलब उनकी एज रही होगी कोई 60-65 वर्ष, हस्बैंड 70-72 के होंगे। तो उन्होंने कहा कि जी पुलिस हमें अरेस्ट करने आई है, आप इनसे बात कर लो। तो मैंने उनसे बात करी, तो उन्होंने कहा कि वकील साहब हमारे पास इनके अरेस्ट वारंट है। तो मैंने कहा सर वो तो ठीक है, आप भी समझ रहे हैं कि दे आर ओल्ड पीपल और अच्छे सम्रान नागरिक हैं शहर के, तो ऐसा तो है नहीं कि क्रिमिनल्स हैं, आप मुझे क्या बताएंगे कि क्या मैटर है। तो उन्होंने कहा कि पुलिस साहब मुझे ये तो पता नहीं मैटर क्या है, पर जो हमारे पास वारंट है वो 420 के मुकदमे का है, चीटिंग का। इन्होंने चीटिंग करी है कुछ,
तो मैंने कहा साहब मुझे थोड़ा सा केस की डिटेल्स वगैरह बता दीजिए, आप थोड़ा सा इतनी तो वो करिए हेल्प, क्योंकि ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड पे। एंड ही वाज हेल्पफुल, वो भी समझ रहे थे कि क्या मामला है। तो उन्होंने कहा अच्छा चलिए आप, मैं नंबर आपको केस का बता रहा हूँ। मैंने कहा आप मुझे आधे घंटे का समय दीजिए, मैं जरा कोर्ट में चेक कर लेता हूँ मैटर क्या है। उन्होंने मुझे बताया कि ये केस नंबर है, तो तुरंत मैंने जाके कोर्ट जो संबंधित न्यायालय था वहां पे जाके फाइल देखी तो ये पता चला कि उनके खिलाफ एक चीटिंग का मुकदमा किसी एक व्यक्ति ने किया। अब दिस इज वेयर द इंटरेस्टिंग पार्ट इज कि मुकदमा क्या था और क्या हो सकता है, एक आम आदमी के साथ क्या हो सकता है अगर उसे पता आई कांट वेट कि ये दोनों बुजुर्ग व्यक्ति, इन्होंने कहा ये उस जमाने की बात है जब वो जेन कार आती थी, मारुति जेन। तो ये ना मारुति जेन इनके पास थी। तो इन्होंने कहा भाई ऐसा करते हैं, अब हमारी क्या तो एज रह गई, सब लोग बड़ी गाड़ी ले रहे हैं, हम ना एक बड़ी गाड़ी लेते हैं डिक्की वाली, अपग्रेड कर लेते हैं। हाँ। तो इनका कोई परिचित व्यक्ति शिफ्ट हो रहे थे यूके में, तो वो अपना सब बेच के जा रहे थे। उन्होंने कहा कि साहब मैं जानता हूँ वो फला आदमी एस्टीम अपनी बेच रहे हैं, तो वो आप खरीद लीजिए। तो उन्होंने एस्टीम उससे खरीद ली। उस आदमी ने सेल लेटर सब साइन वाइन करके इनको हस्बैंड को दे दिया। इन्होंने सेल लेटर लिया और गाड़ी ली और उसको कैश पैसे दे दिए। उस जमाने में कैश ट्रांजैक्शन हो जाते थे, अब तो नहीं होते। तो कैश में पैसे दे दिए, मेरे ख्याल से कुछ आई थिंक 3-3.5 लाख रुपए की गाड़ी खरीदी इन्होंने। और वो इंग्लैंड सब चला गया, अपना बोरिया बिस्तर मान के शिफ्ट हो गए विद फैमिली। इन्होंने वो गाड़ी चलाई और 15 दिन में इन्हें लगा कि यार हमने सरदर्दी ले ली, हमारे बस की नहीं है बड़ी लंबी गाड़ी चलानी, तो छोड़ो इसे बेच देते हैं, हम छोटी पे ही ठीक है। उन्होंने एक्स व्यक्ति से संपर्क किया, उन्होंने कहा मैं गाड़ी बेचना चाहता हूँ। उसने कहा जी ठीक है मुझे पसंद है, मैं खरीद लूंगा। उसने वो गाड़ी, इन दोनों ने वो गाड़ी उस व्यक्ति को बेच दी। 3.5 लाख रुपए का सौदा हुआ। उस आदमी ने 1.5 लाख रुपए नकद दिए, 2 लाख रुपए चेक से इनको दिए। इन्होंने चेक बैंक में प्रेजेंट कर लिया, पैसे ले लिए, गाड़ी उसको दे दी। अब क्या हुआ कि क्योंकि 15 ही दिन में ये हो गया था, तो गाड़ी इन्होंने अपने नाम पे ट्रांसफर नहीं कराई। इन्होंने क्या किया, वही सेल लेटर जो इन्होंने उस व्यक्ति से ओरिजिनल ओनर से लिया था, वही सेल लेटर एज इट इज उसी के हस्ताक्षर किया हुआ इस आदमी को दे दिया कि भाई तुम डायरेक्ट ट्रांसफर करा लेना, हमारा तो कोई रोल ही नहीं है बीच में। तो 2 ट्रांसफर होंगे, इससे बेटर है कि आप करा लो। नहीं 15 ही दिन में हो गया ना। तो उन्होंने एज इट इज वो उसको हैंड ओवर कर दिया। अब क्या हुआ साहब, मुकदमा क्या हुआ, इस व्यक्ति ने इन दोनों पति पत्नी के ऊपर मुकदमा किया। उसने कहा कि साहब मैं इनको जानता हूं, परिचित हूं, मेरे इनसे पुराने संबंध हैं, और एक इन्होंने मुझे वो प्रॉपर्टी दिखाई, किसी एक प्रॉपर्टी का नाम बता दिया, प्रॉपर्टी दिखाई और ये कहा कि साहब ये मेरी प्रॉपर्टी है, मैं बेचना चाहता हूँ। हमारा सौदा तय हो गया। 1.5 लाख रुपए मैंने इन्हें नगद दिए, 2 लाख रुपए चेक से दिए। ये मेरे बैंक के खाते का रिकॉर्ड है, ये देखो इनके खाते में ट्रांसफर हुए हैं, दोनों के जॉइंट अकाउंट में। ओह, गाड़ी का कहीं नामो निशान नहीं है। और इन्होंने मेरे साथ संपत्ति का सौदा कर लिया, मेरे से पैसे प्राप्त कर लिए, और संपत्ति मुझे बेच नहीं रहे, चीटिंग करी इन्होंने मेरे खिलाफ। ओह माय गॉड। देखिए क्या क्या होता है जीवन में, कचहरी में क्या क्या होता है। मतलब एक चीटर ही केस फाइल कर रहा है चीटिंग का। देख ली मैं क्या हूँ आपको, मैं आपको बिल्कुल जो हुआ वो बता रहा हूँ। एक मेरे पास एक व्यक्ति आए, तो उन्होंने मुझे कहा कि साहब मेरे विरुद्ध 172 मुकदमे हो गए, 172 केसेस। ओह माय गॉड, 172 केसेस। यस, यहाँ एक केस का निपटारा नहीं होता है। 172 मुकदमों में 2-2 जमानती एक मुकदमे में चाहिए। बड़े से बड़ा बिरला 172 मुकदमों में 2 जमानती नहीं ला सकता भाई, तो केस तो चल ही नहीं सकता, आप तो जेल में ही रहेंगे। यू कांट बी आउट ऑन बेल। तो कैसे होगा? उसने कहा सर बस इसीलिए आपके पास आया हूं। उसने कहा आप मुझे ये सारे के सारे लोगों के पैसे देने हैं। पैसों का मामला था वो। ये अलग अलग लोग थे, 172 डिफरेंट पीपल। देयर वर 172 डिफरेंट कंप्लेनेंट्स जिन्होंने इस आदमी के ऊपर मुकदमा कर दिया था। उन्होंने कहा साहब आप मुझे मुकदमों से बचना नहीं है, मुझे जीतना भी नहीं है, मुझे किसी भी तरीके से आप 6 से 8 महीने का समय दिला दो बस, जो भी तिगड़म लड़ाना पड़े। इन 6 से 8 महीने की अवधि में मैं जेल ना जाऊं, ऐसा कोई चक्कर चला दो,
तो मैं क्या करूंगा, इस बीच में इस पैसे को अरेंज कर लूंगा। पैसों का मुकदमा है, मुझे लोगों के पैसे देने, लोगों को मुझसे पैसे लेने, मैं उनके पैसे दे दूंगा, मुकदमे खत्म हो जाएंगे। तो मैंने उनकी एक फाइल निकाली शाम को, थोड़ा जब फुर्सत हुई तो उसको ऐसे फ्लिप किया मैंने, अंकिता जी, तो मुझे उस फाइल में ना एक लीगल टेक्निकल प्रॉब्लम दिखी, फ्लॉ। तो एकदम बल्ब जल गया। मैंने कहा अरे वाह, ये मुकदमा तो जीत जाएंगे। दूसरी फाइल निकाली, सेम प्रॉब्लम। तीसरी फाइल निकाली, सेम प्रॉब्लम। मैंने जितनी फाइलें रैंडम निकाली सब में सेम प्रॉब्लम। कारण क्या कि सारे के सारे वकील एक ही वकील के पास पहुंचे। उस वकील की टाइपिंग में एक गलती हो गई, वो सारे मुकदमों में कॉपी पेस्ट हो गया, नाम बदल गया। ठीक है, बड़े खुश हो गए। मैंने कहा जी मैं अगर आपको सारे मुकदमे जिता दूं तो बताइए क्या करेंगे आप? तो कहने लगा सर मैं तो आया ही इसलिए हूं आपके पास, मुझे पता था आप कुछ ना कुछ निकाल लोगे, पर मुझे जीतने नहीं है, मुझे ना सबके पैसे देने हैं, मैं जीतने के लिए नहीं आया हूं सर, मुझे तो आप सिर्फ समय दिला दो। तो मैंने कहा क्यों यार, ये तो आप जीत सकते हो सारे मुकदमे, मैं आपसे कह रहा हूँ। उसने बोला नहीं सर मुझे जीतना नहीं, मुझे सबके पैसे देने हैं। मैंने कहा अच्छा भाई, आई डिड नॉट इंडल्ज। अच्छा, हम कुछ लीगल एस्पेक्ट्स को यूज करते हुए किसी तरह से उसको 6-8 महीने की जगह लगभग 1 साल का समय मैंने दिला दिया। 1-1.25 साल लगा। अंकिता जी, उस व्यक्ति ने एक आदमी के पैसे अदा किए, एवरी सिंगल पेनी। सब मामला निपट गया। लास्ट जब मुकदमा उनका हुआ तो मैंने उनसे पूछा कि भाई आप एक बात सुनो, यहाँ बैठो, आपने अपना तो जो नुकसान किया वो किया, इतने पैसे दिए, मेरा भी इतना नुकसान कर दिया, मैं तो कितनी अच्छी फीस लेता आपसे। ऐसी मजाक में बोला मैंने। तो उन्होंने कहा देखो सर, मैं जब आपके पास आया था ना तो आपने मुझे ये कहा था, उस दिन मैं आपको समझाता तो आपको समझ नहीं आता, पर अब आपकी मेरी रिलेशनशिप अच्छी बन गई है, बातचीत अच्छी है, मैं आपको समझता हूँ, अब शायद आपको मैं जब समझाऊंगा तो आप समझ जाओगे मेरी बात, ऐसा मुझे लगता है। तो कहने लगे साहब मुझे किसी ने ये बताया कि आप पास्ट लाइफ रिग्रेशन कराइए, वो जो पुनर्जन्म के बारे में, कर्मा के बारे में आप पूछते हैं। तो कहता है कि साहब जब मैं वहां गया और मेरी वो जब दर्शन शुरू हुए तो मुझे ये पता चला कि इस जन्म से 3 जन्म पहले इजिप्ट के किसी राजा का मैं सिपाही था। उस राजा ने एक गांव लूटा, उस गांव में 172 लोग थे और वो लूट में मैं शामिल था। मैं उन गांव के लोगों का पैसा लूट के ले आया और राजा ने मुझे एक वो हवेली टाइप की जगह में वो सब उनका लूट का माल रख लिया और वहां पे मुझे उसका पहरेदार बना दिया। वो सारे के सारे रोते बिलखते मेरे पास आए कि ये हमारा पैसा है, हमें दे दो, हम तो मर जाएंगे। सब कुछ लूट लिया था हमने उनका, तो मैंने सबको मार के भगा दिया। वो उस जन्म की मेरी इन 172 लोगों की देनदारी है। फिर वो अगले जन्म में आई, मैं बहुत परेशान रहा और ये मेरा 3rd जन्म है, इसमें आई। तो मुझे इस जन्म में ये दर्शन हुआ कि अगर तुम्हारे पास ये देने के लिए सामर्थ्य है तो ये दे दो, अदरवाइज ये आगे तक चलती रहेगी। तो सर मेरे पास अब की बार है, इसीलिए मैंने ये तय किया मैं दे दूंगा। इसलिए मैंने ये डिसाइड किया। सही गलत को छोड़ दीजिए। अगर हम काल्पनिक भी मान लें कि नानी ने कहानी सुनाई, उस कहानी से कोई सीख मिली, तो इस कहानी से मुझे जो अपने जीवन में सीख मिली वो ये मिली कि अगर हम किसी अपने कार्मिक साइकिल में किसी और के दोष में भी सहयोगी बन जाते हैं ना, तो वो मेरे साथ बैड कर्मा चिपक जाता है। और अब मुझे ऐसा लगता है कि गलत आदमी को सपोर्ट करके गलत मुकदमों को चलाना, गलत दिशा में मुकदमे चलाना, किसी को दुख पहुंचाना, ये कहीं तो कोई हिसाब होता होगा। तो कैसे हम इंश्योर कर सकते हैं कि वी अपॉइंट अ गुड लॉयर? कि मुकदमे की मेरिट सबसे बड़ा वकील होती है, मुकदमे की सच्चाई बड़ा वकील होती है। फिर वकील का काम यह है कि आपके मुकदमे की प्रेजेंटेशन में कोई कमी नहीं होनी चाहिए, विद कन्विक्शन वो काम होना चाहिए। तो आपकी तरफ से जो वकील आप नियुक्त करें वो ये देखें कि वो आपका मुकदमा समझ पा रहा है, नहीं समझ पा रहा, आपको समझ पा रहा है, नहीं समझ पा रहा, आपके मुकदमे की कमी जेन्युइनली आपको बता रहा है, वकील की कोर्ट में मतलब रेपुटेशन कैसी है, ठीक है, क्या वो जज साहब से या कोर्ट से डिस्क्रिशन प्राप्त करने वाला वकील है कि नहीं है। तो जो
हर एक कोर्ट में होता है ये, जो वकील जेन्युइनली Performer. अच्छा काम करते हैं, अच्छे तरीके से काम करते हैं, कोर्ट के साथ इन हार्मनी काम करते हैं, कोर्ट्स का डिस्क्रिशन मिलता है लॉयर्स को, वकील की रेपुटेशन, क्रेडिबिलिटी, ठीक है, फिर आप सोसाइटी में उसका नाम, आई थिंक पहचान, वर्ड ऑफ माउथ। हाँ, लोगों से जानना कि भाई इनके मुकदमे ज्यादा जीतते हैं, कम जीतते हैं, तो बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं। आई थिंक आपने pretty much इसका आंसर कर दिया है कि एक अच्छे लॉयर को समझने के लिए पहले आपको जानना चाहिए उनके बारे में, उनके व्यक्तित्व के बारे में, कन्विक्शन है कि नहीं। मार्केट में भी हमें पता लगना चाहिए कि वो किस तरह के केसेस लड़ते हैं। देखिए लॉ के फील्ड में भी ना बहुत सारी स्पेशलाइजेशंस होती हैं, तो इसी तरह से अगर आपका मैट्रिमोनियल केस है तो मैट्रिमोनियल एक्सपर्ट के पास जाना चाहिए, अगर आपका प्रॉपर्टी से रिलेटेड सिविल का है तो सिविल के एक्सपर्ट के पास जाना चाहिए। कम से कम ये तो डेफिनेट रिक्वायरमेंट है। आज मैंने बहुत सारी चीज़ें सीखी हैं आपसे अपने राइट्स के बारे में और मैट्रिमोनियल डिस्प्यूट्स के बारे में। हमारे कोर्ट्स की एक्चुअल तस्वीर क्या है वो आपने प्रीटी मच बता दी है हमें। आई होप हमारे ऑडियंस को भी बहुत मजा आया होगा ये सुनने में, आई होप, और साथ साथ सीखने को भी बहुत सारी चीजें मिली हैं। आई होप सो। आई हैव ट्राइड माय लेवल बेस्ट टू बी ऑनेस्ट एंड फेयर। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। थैंक्स।